यस स्प्रेड। यस सर। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं। तो स्टार्ट कीजिए। दी phenomena of production of induced EMF and induced current. The phenomena of production of induced EMF and induced current in a coil when electric current in the coil changes with time. When electric current in the coil changes with time. यश गर्ग इशिता पारिक, तो बड़े लेट तक आ रहे हैं बच्चे। तो जो लेट ज्वाइन हुए उनको भी बता दूं मैं, क्लास के लास्ट 10 मिनट्स में कल वाला टॉपिक हम रिवाइज करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। दो टॉपिक इस चैप्टर में बड़े हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने कल किया था बिकॉज मोबाइल हैंग था, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे पाया, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाए थे। ओके, सेल्फ इंडक्शन एंड करते हैं। स्टार्ट में आपने डेफिनेशन तो लिख लिया, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? तो देखिए, लाइक एक कॉइल है, मल्टी टर्न कॉइल, इसको हम सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं। ओके, अगर सिलेंड्रिकल शेप की है, लेंथ ज्यादा है, रेडियस कम है, तो इस मल्टी टर्न कॉइल को हम सोलेनॉइड बोल देते हैं। ठीक है, अगर लेंथ ज्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हो, रेडियस कम हो, तो दिस इज अ सोलेनॉइड और मल्टी टर्न कॉइल। ठीक है, अगर इसमें करंट फ्लो किया जा रहा है, किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है ना, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हमें पता है अगर करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू म्यू नॉट NI। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेट हो गई। हाँ, अब अगर बैटरी कुछ इस तरह की है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम या ज्यादा किया जा सके तो सर्किट में करंट की वैल्यू को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। और करंट जैसे ही कम या ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना अप डाउन होगा। मैग्नेटिक फील्ड अप डाउन होने से कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और बस जैसे ही किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लग जाता है। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये है ना, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी। डी फाई एम अपॉन डी टी मैग्नीट्यूड को बताता है, ये नेगेटिव साइन ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। ये नेगेटिव साइन लेंज लॉ से आता है, और डी फाई एम अपॉन डी टी ईएमएफ की मैग्नीट्यूड को बताता है फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। नेगेटिव साइन लेंज लॉ से है ना, नेगेटिव साइन लेंज लॉ से आता है। ये बताता है कि अगर फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा तो करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इंक्रीमेंट का अपोज करेगी। अगर कॉइल सीलिंग फ्लक्स में डिक्रीमेंट होगा, रिडक्शन होगा, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि वो है ना रिडक्शन का, डिक्रीमेंट का अपोज करेगी। खैर, उस डायरेक्शन में आप नहीं जाए। सीधी सी बात, सेल्फ इंडक्शन में क्या दिमाग में फिट कर ले, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट passing through a coil changes with time, then an EMF is induced in a coil. This process is called self-induction. और आपने क्या लिखा है? The phenomena of production of induced EMF or induced current in a coil when electric current
थ्रू द कॉइल चेंजेस विद टाइम। तो एक ही कॉइल की बात हो रही है, इसलिए सेल्फ। कल हमने म्यूचुअल इंडक्शन में 2 सोलेनॉइड लिए थे, वो भी को एक्सियली। लास्ट के 10 मिनट में उनको भी बताएंगे। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अब सेल्फ इंडक्टेंस, नेक्स्ट हेडिंग सेल्फ इंडक्टेंस। कैपिटल एल से इसको डिनोट किया जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। कैपिटल एल से इसको आप डिनोट कर दें। हो गया गाइस? जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी करेंगे। इसमें डायग्राम की बिल्कुल नीड नहीं है। ओके, लिखिए कंसीडर अ सोलेनॉइड, कंसीडर अ सोलेनॉइड जल्दी लिख लीजिए, ऑफ लेंथ L and of length L and total number of turns N. Consider a solenoid of length L and total number of turns N. Small l, capital N. In which I electric current is flowing. In which I electric current is flowing. Then magnetic field intensity. In which I electric current is flowing. Then magnetic field intensity inside it. Then magnetic field intensity inside it B equal to mu naught Ni. यहाँ स्मॉल n के प्लेस पर मैं चेंज कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। Then magnetic field intensity inside it. इक्वेशन 1 हो गया सबका? ठीक है। तो बताइए, जिस सोलेनॉइड की हम बात कर रहे हैं उस सोलेनॉइड से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? कोई बता सकता है? सोलेनॉइड से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इसमें एक बात हम बताएंगे यहाँ पर पहले, है ना, कि सोलेनॉइड की जो टर्न्स हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। एक ही है इसलिए ए बता देंगे, है ना। देखिए if A be the area of each turn of the solenoid, if A be the area of each turn of the solenoid, then total magnetic flux linked with the solenoid, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने phi m से लिखा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। तो ब्रैकेट में है B डॉट A, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, n से प्रोडक्ट कर दिया, तो दिस इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। ओके, B डॉट A ओपन करेंगे तो आपको पता है cos 01, तो ये हो जाएगा NBA, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू एरिया वेक्टर।
इन केस ऑफ सोलेनोइड। बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दें, फाई एम इक्वल टू एन, बी के प्लेस पर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। फाई एम इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आई। तो कल जो प्रेजेंट थे उनको कुछ याद आ रहा होगा, जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने कांस्टेंट टर्म्स को ब्रैकेट में रख दिया था, और वो क्या थी कल वाली, है ना, कल वाले स्मॉल ब्रैकेट में क्या टर्म्स थी, म्यू नॉट n1 n2 a2, म्यू नॉट n1 n2 a2 अपॉन l। याद है वो एरिया कौन सा होता है, स्मॉलर वाला। बट सेल्फ इंडक्शन में तो एक ही कॉइल है, तो n1 भी n है, n2 भी n है, इसलिए n स्क्वायर, और सिंगल जो भी एरिया है वो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो हो गया यहाँ तक। कुछ इक्वेशन मार्क कर दें, इक्वेशन 2 यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू पुट कर दी थी। अब इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। करंट कम फ्लक्स कम, करंट ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, करंट जीरो कर दो फ्लक्स जीरो भी हो जाएगा। ओके, इक्वेशन 1 तक हो गया स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 तक हो गया। यस सर। इक्वेशन 1 तक हो गया, ठीक है। लिखिए फिर, आज क्या है, यश गर्ग नॉट, एक मिनट अटेंडेंस ले लें। तो बिल्कुल कल वाली बात ही लिखनी है आपको। देखिए, from above equation the total magnetic flux linked with the solenoid, from above equation the total magnetic flux linked with the solenoid is proportional to electric current, is proportional to electric current in the solenoid, that is phi m is proportional to I। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, phi m is equal to Li, phi m is equal to Li, वो जो हम कह रहे थे ना, सेल्फ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी इसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी इसको बोलते हैं कैपिटल एल को, और सेल्फ इंडक्टेंस इन जनरल यूज लेते हैं ज्यादा। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 से आपको कैपिटल एल का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये 2-3 मार्क में डेरिवेशन बनता है, क्वेश्चन बनता है, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन। तो इन तीनों की टर्म्स में आपको कैपिटल एल मिल जाता है ना, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। और अगर कोई मीडियम हो, सोलेनॉइड के अंदर कोई मीडियम इंसर्ट कर दे तो म्यू नॉट के प्लेस पर फिर म्यू लिखा जाता है, या म्यू नॉट म्यू आर भी लिखा जाता है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है ना। ओके, खैर इक्वेशन 3 के बाद आप ऐड कीजिए फ्रॉम इक्वेशन, या कुछ लिख तो दो, इक्वेशन 3 के नीचे आप लिख सकते हैं हियर एल, फटाफट लिख दीजिए, हियर एल is called self inductance of the solenoid। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, स्टार्ट कैसे किया वो देख लेना। इमेजिन कर लो कि कोई सॉलिनॉइड है और उसमें करंट फ्लो किया जा रहा है आई, करंट फ्लो करते ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है। इक्वेशन 1 क्या करें,
मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है तो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, और टोटल टर्न्स कितने हैं n, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपके सामने इस तरह से। बस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को इक्वेशन 2 तक ले आए, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये करंट के प्रोपोर्शनल है ओनली, म्यू नॉट कांस्टेंट, n कांस्टेंट, a कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो I के प्रोपोर्शनल है, यही लिखा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन L अपॉन स्मॉल l, इसलिए मैंने लेंथ को स्मॉल l से लिखा क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस के लिए स्टैंडर्ड सिंबल है L। चलिए दोनों की यूनिट बता देता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों की यूनिट सेम होती है। और फेराडे का एक है ना हेल्पर था, फ्रेंड था, जोसेफ हेनरी, तो हेनरी के रेस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी, हेनरी, इसको कैपिटल H से लिखते हैं हम, है ना, तो आप कहीं नोट कर सकते हैं ऐसा ही, यूनिट ऑफ M एंड L इज हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी, हेनरी। और M का फॉर्मूला क्या फॉर्मुलेट किया था कल, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L, तो आप दोनों फॉर्मूलास को देख सकते हैं, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n, तो यूनिट सेम होनी ही है। यस गाइस डन, हेनरी, ऐसा यूनिट हेनरी लिख दिया, जल्दी बताएं, आगे बढ़ते हैं। यस सर। डन, तो दो काम किए, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है वो हमने लिख लिया, ये फिनोमेना आप वहां कंप्लीट कर लेना, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, जो स्टार्ट किया था। फिर हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए डेरिवेशन किया, वो भी किसका, सिलेबस के अकॉर्डिंग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ही पता करना होता है, किसी कॉइल के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए कुछ और होता है, वो भी हम देखेंगे। चलिए कर ही लेते हैं, लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। लेट दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, बहुत दिनों बाद आप इसको भी देख रहे हैं। लेट आर रेडियस का कोई सर्कुलर लूप है, स्मॉल r, सेंटर O है, ठीक है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। तो इस सर्कुलर कॉइल, अब ओनली एक सिंगल टर्न है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, जब इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस I की वैल्यू चेंज करते हैं तो कॉइल से लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही EMF इंड्यूस्ड होना ही है, दैट मींस सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्यों, एक ही टर्न है, इसी में करंट चेंज होगा तो इसी में इंड्यूस EMF जनरेट हो जाएगा। तो क्या लिखा, टॉपिक क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कंसीडर, फटाफट लिख ले, कंसीडर a circular loop of radius r in which I current is flowing as shown in figure. Consider a circular loop of radius r in which I current is flowing as shown in figure. Done guys? यस सर। अब मुझे बताओ, यहाँ जो अंदर एरिया होता है, इन जनरल सेंटर पर तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट ही कर लेते हैं, बट है ना अंदर जो एरिया है, एरिया मतलब कैपिटल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस लूप का एरिया है। इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये
म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कुछ देखा हुआ लग रहा है क्या ये फॉर्मूला? यस सर। भाई सेंटर पर तो आप निकालते हैं, बट आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां ले लें तो यहाँ वाले एलिमेंट का रोल बढ़ जाएगा और यहाँ वाले एलिमेंट का रोल कम हो जाएगा, और बी का जो मैग्नीट्यूड है ऑलमोस्ट उतना ही आएगा जितना सेंटर पर है। तो ये जो एरिया मैं आपको बता रहा था, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस एरिया के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। रीजन आपको पता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड में दोनों ऑपोजिट एलिमेंट्स के सेम रोल होते हैं, इसका रोल इसका रोल। अब ये बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, ठीक है, दोनों का ही इनवर्ट होगा। इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट होगा, ठीक है। तो ये तो मैं एक थोड़ी सी अलग बात बता रहा हूं, क्यों आपको पता लग जाए कि इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। डायरेक्शन तो सेम होती ही है, मैग्नीट्यूड भी नियरली इक्वल टू सेम रहता है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सर्कुलर लूप। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सर्कुलर लूप, है ना। तो सर्कुलर लूप के बाहर वाला एरिया वाले ये पॉइंट है, अंदर जो एरिया है, जिस एरिया को ये बाउंड किए हुए, उस एरिया के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो फोर्थ चैप्टर में हमने ऐसे डेरिवेशन किए थे, बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ने के बाद सबसे पहला डेरिवेशन यही किया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ, वहां सेंटर पर निकाली थी और हर पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड रहता है। डन गाइस? है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, बताइए क्या होगा? सिंगल टर्न है ना, देखिए बी डॉट ए, रेडियस हमने आर कही है तो आगे देखते हैं, फाई एम इक्वल टू बी ए, रीजन वही, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। फाई एम इक्वल टू इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, और ए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आर, सिंगल आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई, चलिए पाई पहले लिख देते हैं, पाई म्यू नॉट आई आर अपॉन 2, पाई म्यू नॉट आई आर अपॉन 2, इक्वेशन 2। अब आपको थोड़ा सा प्रोसीजर पता लग जाएगा कि किसी भी सिस्टम के लिए जब हम सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं तो पहले हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, एक एक्सप्रेशन आ जाता है टोटल फ्लक्स का, फिर उसको देखते हैं कि वो टोटल फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? करंट पे, है ना। वेरी किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? करंट चेंज हो सकता है, एक सिस्टम जो बना दिया, अब उस सिस्टम का रेडियस हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, रेडियस हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी तो ये पाई म्यू नॉट 2 कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट हो जाता है, तो वेरी कौन करता है? करंट। करंट चेंज हो सकता है। तो इक्वेशन 2 से हमें क्या पता लग रहा है? द मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल, थ्रू द लूप, ऐसा लिख दीजिए। फ्रॉम अबव इक्वेशन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the loop is proportional to electric current. From above equation, the magnetic flux is proportional to electric current through the loop. That is, now phi m is equals to Li. सेल्फ इंडक्शन की बात चल रही है। अब इक्वेशन 2 और 3 से आपका आंसर है, तो क्या है आंसर? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2
एंड 3। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? वीडियो तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बताइए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो वीडियो ठीक है ना स्टूडेंट्स? यस सर। रिपीट करना। पाई म्यू नॉट आर अपॉन 2। तो किसी सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्टेंस पूछ ले जिसकी रेडियस आपको बता दे। किसी सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्शन पूछा जाए आपसे स्मॉल क्वेश्चन में और उसकी रेडियस आपको बता दे, तो फॉर्मूला आपके सामने है पाई म्यू नॉट आर अपॉन 2। तो किसी सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? रेडियस बढ़ा के। रेडियस के प्रोपोर्शनल है ना। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जब कुछ चीज आपको पता लगती है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन करने के एबल हो जाते हैं, और जब कुछ नहीं पता होता है तो वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए दूसरी दुनिया के होते हैं। तो L इज प्रोपोर्शनल टू R पता लग रहा है इससे, है ना। मीडियम के रोल के लिए मैंने सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, सोलेनॉइड के लिए भी बताया था कि अगर यहाँ पर कोई मीडियम फिल कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो म्यू नॉट के प्लेस पर म्यू भी आ सकता है, मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और म्यू को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर। ऑडियो आ गया होगा, कुछ मोमेंट के लिए म्यूट हो गया था। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो आप समझ सकते हैं म्यू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। कब? अगर मीडियम की बात करो, है ना। तो अगर मीडियम की बात करें तो एम का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a2 अपॉन एल। एल का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और सर्कुलर लूप के लिए एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई म्यू नॉट म्यू आर आर अपॉन 2। तो बस, है ना, म्यू नॉट के प्लेस पर म्यू नॉट म्यू आर आ जाता है अगर मीडियम है तो। ये मीडियम की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। ओके, टाइम देख लेते हैं। तो एक टॉपिक और करेंगे अभी हम, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस वापस। यस गाइस, इरेज कर सकता हूं मैं। ये है लास्ट रिजल्ट, किसी सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन, ये थोड़ा सा आपको लर्न कर लेना है। सेल्फ इंडक्शन, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, है ना, इन अ कॉइल, सोलेनॉइड और करंट कैरिंग लूप व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलेनॉइड चेंजेस विद टाइम। तो किसी भी करंट कैरिंग सिस्टम में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज करें, तो करंट के चेंज होते ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। और उन सिस्टम के लिए कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ओके गाइस, कल एक बड़ा टॉपिक और करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। उससे पहले एक हेडिंग लिखना है आपको, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाँ भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज आता है? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो, है ना।
करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो और करंट की जो डायरेक्शन है या कंडक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब हम कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल यूज लेते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है कौन सी फिंगर किसको पॉइंट आउट करती है, रिप्रेजेंट करती है। आज हम पढ़ रहे हैं राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये है किस लिए, है ना? तो लिखिए टू फाइंड, पहले इसका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रूल है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a moving conductor, to find the direction of induced current in a moving conductor in magnetic field, in a moving conductor in magnetic field. Fleming's left hand rule is used. Fleming's left hand, left है या right है? Right. फ्लेमिंग्स लेफ्ट को अगर लिख दिया है तो कट कर देना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड। तो अच्छा रूल है, बहुत काम आने वाला रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब आपको पता है आपका राइट हैंड कौन सा है ना? राइट मतलब राइट ही यूज लेना है। अब पहले बात को सुन लो, समझ लो। जब लेफ्ट हैंड रूल बनाया था तो मुझे याद है मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया था। लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा हूं, है ना? आपने तो बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बनाए थे, तो दोनों ही बात कर लेता हूं। ये लेफ्ट है ना? जब लेफ्ट रूल पढ़ रहे थे तो थंब बताता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन। तो हम इन दोनों को पहले, है ना, कंडीशन अप्लाई करते हैं बी और आई के लिए, फोर फिंगर मिडिल फिंगर के लिए। देन हम कहते हैं कि थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये लेफ्ट हैंड रूल है। अब राइट हैंड राइट साइड से दिखेगा, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की अगर बात करें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की अगर बात करें तो थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच की जाती है, बिल्कुल इस तरह से। तो मैं राइट साइड में चला जाता हूँ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस तरह से, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर म्यूचुअली 90 डिग्री पर स्ट्रेच करते हैं, राइट हैंड रूल है ना। और अगर थंब एक स्ट्रेट कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है, तो मिडिल फिंगर ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को डिनोट करती है ना। मैंने लॉ तो बता दिया, अब आपको स्टेटमेंट लिखना है और फिर कुछ जो आपने प्रीवियस टॉपिक किया है ना मोशनल ईएमएफ का। सबसे पहले मोशनल ईएमएफ, एक पीक्यू रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड में कुछ मोशन करवाया था और आपको शायद पता होगा एक एंड पॉजिटिव हो गया था, एक नेगेटिव हो गया था, है ना? मुझे ऐसा याद आ रहा है पी नेगेटिव था और क्यू पॉजिटिव था। आप बताएं, क्योंकि हम चेक भी करेंगे। मोशनल ईएमएफ वाला वो टॉपिक बता दो, क्योंकि हम लॉ लिखने के बाद डायग्राम बनाने के बाद चेक करेंगे, डाइजेस्ट तभी होगा आपको। बताइए मोशनल ईएमएफ में पी एंड नेगेटिव था, क्यू एंड पॉजिटिव था? भाई जल्दी नहीं बता रहे आप लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको बाद में चेक करेंगे, पहले हेडिंग लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, when
when thumb, comma, forefinger and middle finger of right hand. According to Fleming's right hand rule, when thumb, comma, forefinger and middle finger of right hand is stretched as is लिखें या आर लिखें, है ना, आर लिखते हैं, are stretched as they perpendicular to each other, are stretched as they perpendicular to each other, and they perpendicular to each other, and thumb points the direction of, and thumb points the direction of motion of conductor, direction of motion of conductor, comma, forefinger points the direction of magnetic field, and forefinger points the direction of magnetic field. Then, तो then से पहले हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि क्या कंडीशन है. अब then मतलब अब ये जो कंडीशन अप्लाई की उसका इफेक्ट अब हम बताते हैं then के बाद. Then the middle finger points the direction of induced current. Then the middle finger points the direction of induced current in the conductor. ठीक है, तो बनाइए अच्छा सा डायग्राम. वो तो ही बता देना, और भाई जल्दी कीजिए. यस सर. डायग्राम आपने बना दिया और यहाँ चेक भी कर सकते हैं आप. चलिए मैं कुछ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसको फिट करने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल ठीक है, तो मुझे इधर आना पड़ा राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग. फोर फिंगर बी की डायरेक्शन को बताएगी आपकी तरफ, थंब मोशन की डायरेक्शन को बता रहा है ना, ये कंडक्टर इधर जा रहा है. तो देखिए मिडिल फिंगर कहां से कहां है, इधर से इधर है ना, पी से क्यू की तरफ है मिडिल फिंगर, पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू की तरफ. तो देखो पॉजिटिव चार्ज कहां एक्यूमुलेट हुआ, आपको खुद को पता है. करंट की डायरेक्शन कहां ली जाती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट. तो जैसे ही आप कंडक्टर को, PQ कंडक्टर को जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, तो जैसे ही PQ रॉड को आप इस मैग्नेटिक फील्ड में राइट साइड में लेकर जाते हैं, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मोशन करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ. और इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर की तरफ मोशन करते हैं तो आप समझ सकते हैं करंट की डायरेक्शन कहां होगी, अपोजिट टू इट. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन को बताता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, और वो भी किस के लिए, किसी स्ट्रेट
मूविंग कंडक्टर के लिए, और कहाँ मोशन कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो वापस देख लो, मैग्नेटिक फील्ड को 4 फिंगर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। थंब मोशन की डायरेक्शन को बता रहा है, ये 2 फिक्स कर दिए। देन स्टेटमेंट में भी लिखा है, देन द मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आप सिस्टम कैसे भी ले लो, अगर कोई यहाँ डॉट के प्लेस पर क्रॉस कर दे कि मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, सीबीएसई डायग्राम बना बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में। अब मिडिल फिंगर, सॉरी 4 फिंगर, अब 4 फिंगर आपको अंदर की तरफ लेनी पड़ेगी और थंब राइट साइड में ही है, तो मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, ऊपर। इसका मतलब अगर ये कंडीशन हो जाए तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पी एंड से क्यू एंड की तरफ आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पी एंड से क्यू एंड की तरफ आएंगे तो इंड्यूस्ड करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करंट ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है। तो एक इंपॉर्टेंट लॉ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और किस लिए है वो हमने पहले लिखा, किसी है ना मूविंग कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए है ये लॉ। और वो कंडक्टर कहाँ मोशन करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में। V और B परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर V और B परपेंडिकुलर नहीं है तो बस फिर B का कुछ कंपोनेंट लेंगे V के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो एक अलग केस हो जाता है। चलिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपको बताते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो हम कहते हैं कि जब किसी कॉइल से लिंक्ड, किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट चेंज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज की जाती है, तो उस कॉइल, जैसे एक C1 कॉइल है, C1 कॉइल में आपने करंट को चेंज किया, और C1 कॉइल के बिल्कुल पास में एक दूसरी कॉइल है C2 कॉइल, तो C1 कॉइल में करंट चेंज करने से C2 कॉइल में EMF इंड्यूस होने लग जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन के बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसका सिंबल है कैपिटल M, आज आपको इसकी यूनिट बताई थी हेनरी। ओके। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको मैंने एक सोलेनॉइड कंसीडर करने के लिए कहा था S1, और एक और सोलेनॉइड है ना, तो आउटर सोलेनॉइड S2, इनर सोलेनॉइड S1। रेडियस के बारे में कहा था R1 और आउटर सोलेनॉइड की रेडियस R2, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जब हम S1 सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो करते हैं तो S1 सोलेनॉइड में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो जाता है ना, N1 N2, नंबर ऑफ टर्न्स S1 सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स S2 सोलेनॉइड, और इनकी दोनों की लेंथ हमने सेम ली थी L, सोलेनॉइड है तो कुछ लेंथ होगी। ओके, तो दोनों सोलेनॉइड की लेंथ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स ये आपके सामने है। तो S1 सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो करते हैं, S1 सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो करते हैं, तो S1 सोलेनॉइड के अंदर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाता है, तो वो होता है N1 इंटू B1 डॉट A1। अब ये B1 क्या है, तो B1 के लिए आपको बताया था म्यू नॉट N1 अपॉन L I1। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सब जानते हैं, म्यू नॉट Ni। अब वो N क्या होता है, स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोटल लेंथ। अब डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, cos 0 1 हो जाता है, यहाँ B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 सोलेनॉइड। यहाँ पर φm मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न, और N1 से प्रोडक्ट करते ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, B1 की वैल्यू म्यू नॉट, कुछ गड़बड़ है, हाँ याद आया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 सोलेनॉइड पहले किया था, करंट किस में फ्लो किया, S1 सोलेनॉइड में, और मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड होता है, S2 सोलेनॉइड से। तो S2 सोलेनॉइड से लिंक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, N2 φm, N2। अब φm क्या है, B1 डॉट A1। तो मैंने आपको बताया था
कि करंट जब आपने S1 सोलेनॉइड में फ्लो किया है, ध्यान दें, करंट जब आपने S1 सोलेनॉइड में फ्लो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओनली कहां पर होती है? इनसाइड इट, इसके अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो किसके अंदर होती है? S1 सोलेनॉइड के अंदर होती है। और S1 सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस इस एरिया में होती है, इसलिए इसी एरिया को लिया जाएगा। तो S2 सोलेनॉइड से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्यों है? क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्न्स किसके लिए हैं? S2 सोलेनॉइड के। और S2 सोलेनॉइड का भी कौन सा एरिया लिया है? जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, है ना? अगर बाहर होता तो मैं पूरा एरिया ले लेता S2 का, और S2 का पूरा एरिया मैं क्या लिखता? A2। बट वो नहीं लिया, बस अंदर वाला एरिया लिया है। तो ये भी S2 का ही थोड़ा सा पोर्शन है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट N1 अपॉन L I1, और ये था A1। जब हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं तो इस फॉर्मूले में वन एंड ओनली वेरिएबल क्वांटिटी है I1। तो N2 phi m इज प्रोपोर्शनल टू I1। देन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम अप्लाई करते हैं M12। 1 में करंट फ्लो किया, S1 सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया, और S2 सोलेनॉइड पर उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाता है S2 सोलेनॉइड से। S1 में करंट फ्लो किया, S2 में इफेक्ट देखा, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखा M12। इस तरह से हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इसको अरेंज भी कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम देखते हैं। तो N2 phi m इज, या N2 phi m तो लिख दिया, M12। इक्वेशन 2 और 3 को देखें तो M12 क्या है? बस इस I1 को छोड़कर बाकी सब कुछ M12 ही है। तो उसको ऑर्डर में लिखते हैं, म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L। तो A1 छोटा एरिया है, ठीक है, तो जो स्मॉलर एरिया है उसी को हम लेते हैं S1 सोलेनॉइड का एरिया स्मॉलर एरिया है। 1 वे में तो टॉपिक हो गया, अब 2 वे में बताया था इसको। तो दूसरा वे क्या था? हम S2 सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं I2। इसको हटा देता हूं। S2 सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं I2। म्यूचुअल क्यों है? क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे पर। S2 सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B2 जनरेट होता है क्या? म्यू नॉट N2 अपॉन L I2। तो S2 सोलेनॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड B2, S1 सोलेनॉइड से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? तो वो होगा N1 B2 डॉट A1, है ना? तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1 सोलेनॉइड। ये सिंगल टर्न से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है ब्रैकेट में। अब ऐसा ही क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है B2 और S1 सोलेनॉइड का एरिया क्या है? A1। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरे एरिया में है, बट हमें ओनली S1 सोलेनॉइड से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ही पता लगाना है। और प्रीवियस में मैग्नेटिक फील्ड बस अंदर अंदर था और हमें पूरे एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो पता लगाना था, बट बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी नहीं, इसलिए आपको A1 ही लेना पड़ा। A1 क्या है? A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ही छोटा सा पार्ट है। A2 है कंप्लीट एरिया और A1 है अंदर वाला एरिया। अगर पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती तो हम यहाँ A2 लिखते, बट थी नहीं, इसलिए जितने एरिया में थी उतना ही लिखना पड़ा। यहाँ पर पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बट हमें कौन सा फ्लक्स फाइंड आउट करना है? S1 सोलेनॉइड से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ही पता करना है, इसलिए A1 एरिया ही आएगा। तो दोनों में A1 है, दोनों में A1 है। अब B2 का फॉर्मूला जैसे ही पुट करेंगे वही डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। B2 का फॉर्मूला पुट करेंगे तो N1 एज इट इज म्यू नॉट N2 I2 L और ये A1। तो दिस इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ S1 सोलेनॉइड। इक्वेशन इसको मैंने 4 कहा था। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में है ना नोट्स भी सेंड किए हैं इक्वेशन 5 और 6 से। इक्वेशन 5 और 6 से इसका मतलब बीच में और भी कोई इक्वेशन जरूर आया होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से एक और इक्वेशन बनेगा क्या?
पहले इसी से देखें, N1 phi m डैश इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू I2। भाई बताइए, N1 कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट, L कांस्टेंट, A1 कांस्टेंट, B0 कांस्टेंट, तो I2 के प्रोपोर्शनल है। देन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लिखते हैं M21। व्हाई 21? बिकॉज सेकंड में करंट फ्लो किया और फर्स्ट पे उसका इफेक्ट देख रहे हैं, है ना, तो M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इक्वेशन 7 इसको हमने कल पुट किया था और 6 और 7 से हमें M21 मिल गया था, और क्या मिला था, जैसा ये मिला है, जैसा M12 है वैसा M21 आएगा। ऑर्डर में लिखते थे म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L, इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 4 इक्वेशन 8 सेम है, और यही क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट हेनरी होती है, और किस पर कैसे डिपेंड कर रही है फॉर्मूला खुद बता रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है। और ये कौन सा एरिया होता है, दोनों सोलेनॉइड में जिसका एरिया स्मॉलर है वही एरिया होता है। A1 स्मॉलर एरिया वाला सोलेनॉइड है। ठीक है, डन गाइस। तो यहाँ पर हमने क्लास को स्टॉप किया था कल। ओके स्टूडेंट, तो किसी को रिकॉर्डिंग की नीड हो ना तो ले लेना, क्योंकि आज की क्लास में कुछ टेक्निकल बातें हुई है। यहाँ मैंने रैपिडली बताया, और इससे पहले जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड डे, बाय।